हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स के पेपर 6 हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के अध्याय गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में पूर्व के क्लास में बताए गए बातों को, जिसमें हमने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की उत्पत्ति और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की उत्पत्ति में कौन कौन से लोगों का, किन किन मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा, इसकी चर्चा की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है उसकी चर्चा की थी। उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं मुख्य रूप से उन मनोवैज्ञानिकों का चर्चा करूंगा जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के जनक कहे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम वर्दाइमर महोदय का है। मैक्स वर्दाइमर महोदय 1880 से लेकर 1943 तक, जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक इन्होंने गेस्टाल्टवाद के क्षेत्र में जो योगदान इनका रहा वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ये मूलतः लॉ के विद्यार्थी थे और विधि संबंधी कार्यों में इनकी ज़्यादा अभिरुचि थी। कानून के ज्ञाता माने जाते थे, परंतु वे कुलपे महोदय के साथ वुर्ज़बुर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी प्राप्त की और बाद में अब इनकी अभिरुचि गति अध्ययन के क्षेत्र में हो गई और उनके सामने समस्या जो थी वह उद्दीपक स्टिमुलस, जो वास्तव में गतिहीन है, के प्रत्यक्षण को संवेदन का तत्व मानते हुए गति प्रत्यक्षण की व्याख्या किस तरह से की जाए, इससे संबंधित बातों पर अध्ययन करना, विशेष चर्चा करना इनके लिए एक प्रॉब्लम था और जिस पर वो काम करने का बीड़ा उठाए। इसकी शुरुआत संजोग से तब हुई जब वो छुट्टी के दिनों में वियना से जर्मनी जा रहे थे। उसी क्रम में फ्रैंकफर्ट स्टेशन के आसपास इन्होंने गाड़ी रुकने के क्रम में जब प्रकाश के गति के अनुसार प्रकाश की एक आकृति को जब ये गौर से देखे और उसमें जब गति उत्पन्न की जा रही थी तो इनको गतिशील और वो प्रकाश की लकीर दौड़ती हुई नज़र आ रही थी। इस बात को देख के इनके मन में विचार कौंधा कि क्या प्रकाश की दो लकीरें आपस में दौड़ती हैं या समय के व्यवधान और समय के अंतराल के वजह से ऐसा होता है। इसी विषय पर अध्ययन के लिए उन्होंने एस्ट्रोबोस्कोप नामक एक यंत्र खरीदा और अध्ययन करने लगे। हम लोग भी देखते हैं कि आए दिन दीपावली में, किसी प्रोग्राम में, शादी विवाह में देखते हैं कि किसी मशीन के द्वारा प्रकाश से संबंधित जब बल्ब लगाया जाता है दीवारों पर और एक मशीन चेंजर के द्वारा जब उसमें गति उत्पन्न किया जाता है तो वह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में बात ऐसी नहीं होती है। वास्तविकता में होता है कि एक लड़ी जब ऑन होती है तो फिर दूसरी ऑन होती है, इस तरह से फिर तीसरी ऑन होती है और क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा ऑफ होता है। इसी कंटिन्यूएशन में यह चलता रहता है। लेकिन एक मशीन के माध्यम से इसकी गति 1 सेकंड में 30 बार, 1 सेकंड में 15 से अधिक बार कर देने पर या 1 सेकंड में 30 से अधिक बार कर देने पर जब इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो यह प्रकाश की दौड़ती हुई लकीर के रूप में दिखाई देता है। इसी की व्याख्या करने के लिए, जिसे अपरेंट मूवमेंट की वैज्ञानिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है, वर्दाइमर ने कई प्रयोग किए। उन्होंने अपना प्रयोग कोहलर और कोफका
जिसकी आयु उस समय दोनों युवा थे, 23-24 साल के वर्ष के थे। इन लोगों पर इन्होंने स्टडी चालू किया। बाद में कोफका की पत्नी डॉक्टर क्लीन कोफका पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया और अंत में उन्होंने पाया कि वास्तविक भौतिक उपस्थिति, एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंटेशन के समान ही उपस्थिति रहती है लाइट की, परंतु जब अनावरण समय, एक्सपोजर टाइम 1 सेकंड से भी कम कर दिया जाता है तो प्रयोज या सब्जेक्ट धीरे धीरे 2 लंब रेखा का प्रत्यक्षण न करके एक ही लंब रेखा का उसको परसेप्शन होता है। 15वें भाग तक, सेकंड के 15वें भाग तक प्रयोज में इस तरह की गति प्रत्यक्षण का अनुभव किया और जैसे ही 1/30 मतलब 1 सेकंड का 30वां हिस्सा को यदि प्रस्तुत किया गया तो देखा गया कि वह व्यक्ति या सब्जेक्ट लकीर की उस रेखा को तीव्र गति में दौड़ता हुआ पाता है। वर्दाइमर के इस प्रयोग का नाम फाई फेनोमेनन रखा गया और एक तरह का जादुई यह प्रक्रिया थी, लेकिन यह प्रक्रिया प्रकाश के प्रस्तुतिकरण से संबंधित थी। प्रयोग तो बहुत साधारण था, परंतु वर्दाइमर ने इस प्रयोग के द्वारा परसेप्शन के क्षेत्र में जो विभिन्न आयामों की चर्चा की या विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की चर्चा की, गेस्टाल्टवाद में वर्दाइमर इसके लिए अमर हो गए और गेस्टाल्टवाद की शुरुआत यहीं से मानी गई। वर्दाइमर की मृत्यु 1943 ईस्वी में हो गई थी और मृत्यु के तुरंत 2 साल के बाद उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी प्रोडक्टिव थिंकिंग, उसका प्रकाशन हुआ और वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के क्षेत्र में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को आगे ले जाने की दिशा में एक बहुत ही प्रभावशाली रूप में कार्य किया। उन्होंने, वर्दाइमर महोदय ने यह भी बताया कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम उसके टुकड़ों में नहीं करते हैं, बल्कि समुच्चय के रूप में करते हैं। पृथक उद्दीपन के रूप में किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण न होके हम एज ए होल के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। वर्दाइमर महोदय के बाद उनके बहुत करीबी रहे उनके साथी वुल्फगैंग कोहलर का नाम और उनके कंट्रीब्यूशन की हम चर्चा अभी करेंगे, जिनका जन्म 1887 में हुआ और 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। वुल्फगैंग कोहलर महोदय भी न तो मनोविज्ञान के छात्र थे और न ही दर्शन शास्त्र के छात्र थे। कोहलर वास्तविकता में भौतिकी के छात्र थे और भौतिकी के साथ उन्होंने एकॉस्टिक्स या ध्वनिकी से संबंधित अध्ययन किया। इनका डॉक्टरल डिसर्टेशन मनोध्वनिकी या साइको एकॉस्टिक के क्षेत्र में था। कोहलर महोदय को जब डॉक्टरेट की डिग्री मिली, इसके बाद वो फ्रैंकफर्ट चले गए और वहीं इनकी मुलाकात वर्दाइमर महोदय से हुई। ये परसेप्शन के अलावा 2 विषय पर इनका अध्ययन होने लगा। यह काल प्रथम विश्व युद्ध का भी था। वहाँ पर बहुत सा अध्ययन इन्होंने चिड़ियाखानों में किया और इनका जो विषय था वह वनमानुष, मुर्गियाँ एवं बंदर थे और वनमानुष एवं मुर्गी के बच्चों के बीच दृष्टि विभेदन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का अध्ययन करने लगे।
और अध्ययन का जो रिजल्ट इन्होंने बताया कि उद्दीपनों के बीच संबंध का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। पशुओं की बुद्धि के अनुसार यह प्रत्यक्षीकरण होता है। और इन्होंने सबसे पहले इंसाइट शब्द की उत्पत्ति की और इन्होंने इंसाइट शब्द का कॉन्सेप्ट दिया, सूझ का कॉन्सेप्ट दिया। और इसी क्रम में उन्होंने शिक्षण से भी संबंधित, परसेप्शन से भी संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक बंद पिंजरे में वनमानुष को रखने पर दो छड़ी आपस को कैसे मिलते हैं, कैसे वनमानुष खेलते हैं और दो छड़ी के मिलने पर उनमें सूझ की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसको आहा एक्सपीरियंस के नाम से भी उन्होंने बताया। और उस सूझपूर्ण व्यवहार को, जिसको आहा एक्सपीरियंस कहा, उसके आधार पे सीखना, प्रत्यक्षीकरण करना या किसी समस्या का समाधान करना कितना आसान हो गया, इसकी व्याख्या उन्होंने द मेंटेलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक में की, जो कि उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक थी। 1920 में जर्मनी से लौटने के बाद वे स्टम्प चले आए और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पे, प्राचार्य के पद पे काम करने लगे। परंतु 1921-22 ईस्वी में ही वर्दाइमर महोदय के साथ मिलकर, कोहलर ने और कोपका महोदय के साथ मिलकर तीनों व्यक्तियों ने एक जर्नल का भी प्रकाशन किया, जिसका नाम साइकोलॉजिस्ट फ्रोलचुंग रखा। यह पुस्तक या यह जर्नल प्रयोगात्मक शोधों तथा गति के सिद्धांतों का एक समुच्चय था, एक कलेक्शन था, जिसमें अधिकतर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की वर्णन की गई थी। कोहलर महोदय के अन्य योगदानों में श्रवण संबंधी, जिसे ऑडिटरी परसेप्शन कहा जाता है, के क्षेत्र में वर्दाइमर ने चिंतन एवं निर्णय के क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययन किया। अर्थात कोहलर ने श्रव्य प्रत्यक्षीकरण, ऑडिटरी परसेप्शन के क्षेत्र में जो काम किया वह बहुत ही काफ़ी प्रमुख रहा। और ऊपर में हमने वर्दाइमर महोदय का जिक्र किया, उन्होंने चिंतन एवं डिसीजन, थिंकिंग एंड डिसीजन, और खासकर प्रत्यक्षीकरण में किया गया उनका अध्ययन, वह भी काफ़ी प्रमुख रहा। अब हम तीसरे मनोवैज्ञानिक कर्ट कोफका की बात करेंगे। कोफका का जन्म बर्लिन में हुआ था और इन्होंने भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में इनका संबंध कोहलर एवं वर्दाइमर से हुआ। इनका पीएचडी या शोध प्रबंध का विषय था लय, जिसे रित्म कहते हैं। गाना, संगीत से संबंधित जो लय की बात होती है, वही इनका अध्ययन विषय था। इन्होंने वर्दाइमर और कोहलर के साथ मिलकर कोफका महोदय ने साइकोलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध पत्र लिखा, जिसमें परसेप्शन एन इंट्रोडक्शन टू गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में विस्तृत वर्णन किया। शोध पत्रों में तीनों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का कलेक्शन है। इन्होंने 1921 ईस्वी में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से एक पुस्तक का ही प्रकाशन किया, जिसे बाद में द ग्रोथ ऑफ द माइंड के नाम से भी अनुवाद किया गया। 1924 ईस्वी में कार्नेल विश्वविद्यालय एवं विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय कोफका महोदय देखने के लिए गए और स्मिथ कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ भी उन्होंने बहुत से विषयों पर अध्ययन किया। 1935 में प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। हालांकि यह पुस्तक काफ़ी जटिल थी
आम मनोवैज्ञानिकों या आम मनोविज्ञान के छात्रों के बीच यह उतनी सुलभता से नहीं पाई जाती थी या वो समझ से पड़े थी, परंतु यह पुस्तक अपने आप में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की उत्पत्ति को संजोए हुए था और इसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के उत्पत्ति की बहुत सी कहानियाँ निहित थी। इस तरह से हमने देखा कि जो 3 पिलर थे जिन्हें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, वो 3 पिलर के रूप में जानते हैं, जिसे कोहलर, कोफका और वर्दाइमर के नाम से भी जाना जाता है। उन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर विभिन्न विषयों पर अध्ययन किया, लेकिन तीनों के अनुसार अध्ययन का मूल विषय था कि हम किसी भी चीज़ का शिक्षण हो, परसेप्शन हो, निर्णय हो, श्रवण संबंधी हो या लय संबंधी सिद्धांत हो, कि वे हम लोग किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण हमें पार्ट के रूप में नहीं होता है, अंश के रूप में नहीं होता है, बल्कि होल के रूप में होता है, समुच्चय के रूप में होता है। इसीलिए गेस्टाल्टवादी अक्सर कहा करते थे कि वे परसीव एज ए थिंग एज ए होल, नॉट एज ए पार्ट। तो आज हमने तीनों मनोवैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य मनोवैज्ञानिक संप्रदायों के प्रति जो गेस्टाल्टवादियों का विरोध रहा, मतलब कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अन्य मनोविज्ञान या अन्य संप्रदायों को किस प्रकार से देखते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अन्य संप्रदाय को किस तरह से देखते थे, उनकी विचारधारा की क्या थी, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग उसको पढ़िए, रिव्यू कीजिए और संबंधित प्रश्न व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से भी पूछने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।